Hello friends, welcome to study mode. Today we will be discussing a JEE Mains mock paper, and we will not be discussing any 2026 paper because we will be giving it as mock and the last part of this before April attempt. So we'll be discussing 2023 papers because almost all of you have given 2024 or 2025 papers. एंड ऐसा है कि 2024 टू 25 का मैं आपको और बेटर लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। 2022 और 23 का बहुत लोगों का आपका नहीं हुआ है, तो ऐसा मैं करूंगा कि आपके सामने मैं जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। जैसे सपोज मैं कोई भी शिफ्ट उठा लेता हूँ 2026 जेई में इसका ही उठा लेता हूँ, 15 मॉर्निंग शिफ्ट वाला। इसका टाइम टोटल 3 घंटा है, तो ये वीडियो भी ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास ही बनेगा। तो बिल्कुल स्टार्ट टेस्ट कर देते हैं और मैं आपके सामने ही बिल्कुल इसको सॉल्व करूंगा, राइट। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कितना स्कोर करता हूँ देखा जाएगा और आप कितना स्कोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरा स्कोर एक डिसेंट स्कोर आता है, ठीक है। तो 160 ऐसा आप आसपास समझ सकते हो, पर देखते हैं इस पेपर में हमारा कितना स्कोर आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता आप कर पाते हो, या है ना, वाइस वर्सा जो भी हो। तो ये वायर ऑफ लेंथ एल है और रेडियस आर है, जो कि एक एंड पे हमने क्लैम्प कर दिया। मतलब एक वायर मान लेते हैं और वायर में आपका सपोज ये लेंथ का वायर है, ठीक है। अब लेंथ का वायर में इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ, भाई का जो भी हो। हाँ, तो एक वायर है एल लेंथ का और रेडियस इसका आर है, राइट। और एक एंड से मैं इसको क्लैम्प कर देता हूँ। व्हेन द अदर एंड ऑफ द वायर इज पुल्ड बाय फोर्स एफ, ठीक है, मैं इसको एफ फोर्स से इसको पुल करता हूँ और ये एल लेंथ से इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये पहले एल था ना, बाद में ये हो जाता है एल प्लस एल हो जाता है, ठीक है। बाद में इसका लेंथ ये हो जाता है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ 2l एंड रेडियस 2r, अनदर एक वायर मैं मान लेता हूँ जिसका लेंथ 2l है, जिसका लेंथ 2l है और रेडियस भी 2r है। ओके, रेडियस 2r है, इसका जैसे r रेडियस है, इसका 2r रेडियस है, 2l लेंथ है। पुल बाय फोर्स 2f, इसको मैंने 2f फोर्स से इसको पुल किया। पहले इसको f फोर्स से पुल किया था, इसको 2f फोर्स से पुल किया। देन इंक्रीजिंग लेंथ विल बी, कितना लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे एक रिलेशन टाइप का एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसका अगर रेडियस r है तो एरिया इसका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। और जो हमने फॉर्मूला बताया था एफ बाई ए इक्वल टू, इसका ही हमें कुछ एरिया वगैरह निकालना पड़ सकता है। तो एफ बटे ए इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, और मटेरियल इसका सेम दे दिया है। सेम मटेरियल है तो गामा दोनों का सेम ही आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो पहले फोर्स कितना अप्लाई हुआ पहले का, और एरिया दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है ठीक है। तो देखते हैं, रुको। पहले का लिखते हैं ना, केस वन, पहला वाला जो है उसका पहले लिखते हैं। तुम टाइम ही नोटिस करना, जैसे 2 मिनट निकल गया है इस क्वेश्चन में पहले ही। तो केस वन धीरे धीरे हम इम्प्रूव भी करेंगे इसको, है ना। तो केस वन, फोर्स हमारा पहले वाला का एफ अप्लाई किया, एरिया हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर आया, इक्वल टू गामा। हमारा तो दोनों का सेम है तो उसे लिखने का कोई मतलब है नहीं। डेल्टा एल हमारा एल बढ़ गया और टोटल जो एल है वो एल हमारा एल प्लस एल आ गया शायद, राइट। क्योंकि पहले लेंथ एल था और हमने इसको बढ़ा के एल प्लस एल कर दिया, ठीक है ठीक है। इसमें थोड़ा गलती भी हो सकती है कि मेरा कंफ्यूजन ये है कि इसमें एल प्लस एल होगा और इसमें बस एल होगा। इसका थोड़ा मुझे गलती है, मतलब कंफ्यूजन है। देखते हैं उसको बाद में करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2f डिवाइडेड बाई इसमें पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4, सॉरी 4, ये क्या हो रहा है, 4r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके, इसमें आ जाएगा 4r स्क्वायर। और इसमें टाइम भी जा रहा है यार। इसमें जो गामा तो कैंसिल हो गया और एल यहाँ पर भी तुम्हारा वही आ जाएगा। यहाँ वही पूछा है ना, कितना आया इलोंगेशन। तो और जो लेंथ है उसको मैं 12 प्लस एक्स मान लूँ, या यार मुझे लगता है ना यहाँ पर एल प्लस एल नहीं होगा, पता है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये ऐसा टाइप का होगा, मुझे लगता है यहाँ पर बस एल ही होगा यहाँ पर। मुझे ऐसा ही लगता है यार, यही करते हैं। और यहाँ भी हमारा 2l आ जाएगा, वरना थोड़ा ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, देखते हैं।
यहाँ पर पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एफ एफ कट गया, एल एल कट गया, और क्या आया नीचे यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पाई स्क्वायर तो ऑलरेडी कट चुका है, 2 इक्वल टू, यहाँ पर 2l डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर l आया ना, ठीक है ठीक है, 2l डिवाइड बाई x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोगुने दो दो कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू भाई मेरा तो l आ रहा है इसके हिसाब से, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आना चाहिए। बाकी देखते हैं, आंसर में पता चलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की एक और बात करूँ, इसको पोजीशन, और तुम्हें भी पता है कि यार एक्स एकदम नीचे नीचे लिखना चाहिए, जो A4 साइज हमको प्रोवाइड किया जाता है मेंस में। तो x इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर, ओके। दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये तो बहुत आसान सवाल है यार, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt हो गया, तो बस डिफरेंशिएट कर दो, तो 10t-4, ये इसको हमको क्या करना है, वेलोसिटी का वैल्यू पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, तो 20 - 4 16, 19 20 16 आ जाएगा, ये तो आसान था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, electric field due to a short dipole at a distance r from center of dipole on the equatorial plane, okay. The electric field due to a short dipole के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, कहते हैं लार्ज डिस्टेंस r from the center of the dipole uh, on the equatorial plane has a distance s। अब एक तो था 1/r² का, एक था एक बार 1/r³ था, मे बी 1/r², पर इसका मैं श्योर नहीं हूँ यार, इसका मैं मार्क नहीं करूंगा। तुम्हें हो सकता है अगर रिवीजन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा भूल गया ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन सर्किट, इसको मार्क पर रिव्यू नहीं कर सकते, ये मार्क पर रिव्यू कर सकते हैं ना, स्टार कर देते, ठीक है। तो ठीक है, इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी, कितना करंट पास करेगा इस बैटरी से, यहाँ से ऐसे वो लगा है, तो एक कुछ फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज की तरफ कुछ कुछ बिहेव कर सकता है, एक बार सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ तबीयत से, तो ऐसे टाइप का है। उसके बाद यहाँ फिर से एक रेजिस्टर है, यहाँ पर करंट जा रहा है, यहाँ पर बैटरी है, और यहाँ पर ये है, उसके बाद यहाँ फिर से वो है, ये फिर से ऐसा है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम किस साइड इसको पीएन जंक्शन किस साइड ड्रॉ कर रहे हो, और ऐसे जा चला गया, और ये भी जाके ऐसे, और ऐसे जाके ये फिर यहाँ चला गया, ठीक है। इतना दूर तो ठीक है, और उसके बाद 10 वोल्ट अगर है ये, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0, यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0, पॉइंट पोटेंशियल लगा रहा हूँ। और मैं यहाँ अगर x मान लेता हूँ, देखो, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर 10 है, और ये वाला रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि 10 ओम है, राइट। x से मैं कुछ कुछ चीजें बता सकता हूँ, जैसे x - 0 डिवाइडेड बाई 10, देखो एक तो उड़ जाएगा, ये तो गारंटी है, एक तो उड़ जाएगा, करंट टू द बैटरी विल बी, करंट टू द बैटरी आइदर, कोई सा भी एक तो उड़ जाएगा, कोई सा एक डायरेक्ट तो उड़ जाएगा, कौन सा उड़ेगा, D1 D2 D3 में से कौन सा उड़ेगा ये बताओ। ये यहाँ लो पोटेंशियल है, पता है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो लो पोटेंशियल और यहाँ हाई पोटेंशियल अगर है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों तो उड़ जाना चाहिए, और बड़ा वाला ये वाला एक तार की तरह बिहेव करना चाहिए, ये वाला जो डायोड है, तो हमारा भी सर्किट तो ऐसा सिंपल सा बन गया जाना चाहिए ना, यहाँ और यहाँ, और फिर यहाँ, 0 10 0, और यहाँ पर ये दोनों हमारा सीरीज पे हो जाएगा, और फिर आ, 20 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 20 आ जाएगा, तो हो ही गया, फिर ये 10 वोल्ट है हमारा, 10 इक्वल टू आई, और आर हमारा 20 है, तो आई इक्वल टू 0.5 आ रहा है हमारा आंसर। क्या हो गया ये, अजीब बात, 0.5 आ गया फिर ये वाला, तो आई इक्वल टू 0.5,
देखते हैं 0.5 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। 0.5 क्यों आ रहा है मेरा? आई कॉल 0.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। फिर तो क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन में लगता है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट इस क्वेश्चन में मैं दे चुका हूँ। 3 मिनट से ज्यादा दे चुका हूँ। 0.5 मेरे हिसाब से आ रहा है, पर जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। चलो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स E/4, मतलब पहले ई था, उसके बाद ये E/4 बन गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, अच्छा लैम्डा डैश फिर कितना हो गया देखो। लैम्डा के साथ एनर्जी ई था, लैम्डा डैश के साथ एनर्जी E/4 था, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में रिलेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन था? देखो, E इक्वल टू ई इक्वल टू AC/λ होता था, और AC दोनों में कांस्टेंट है, ये तो सेम ही होगा। तो E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1। ये तो आसान ही लग रहा है मुझे। E1/E2, पहले E1 पहले E था, और बाद में क्या बन गया, E/4 बन गया, है ना। और ये इक्वल टू λ2, बाद में λ2 लैम्डा डैश बना, और पहले लैम्डा लैम्डा ही था। तो ये अगर मैं करूँ तो 4E/E इक्वल टू लैम्डा डैश बटे लैम्डा, ई कैंसिल आउट, तो लैम्डा डैश हमारा फुल लैम्डा बन गया। ठीक है, फुल लैम्डा बन गया, तो फुल लैम्डा तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार? AC बटे इक्वल टू एज में होता था ना, तो एज में तो AC बटे लैम्डा ही होता था। या मैं गलत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं? और क्या कर सकते हैं? ये आसान क्वेश्चन पे तो बेचैनी होगी यार यहाँ पर। फुल लैम्डा करके तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। अ, या तो मोमेंटम से जाना पड़ सकता है, K इक्वल टू, समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, अरे यार सिलेबस में नहीं है भाई कम्युनिकेशन, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। चलो, दी in a linear simple harmonic motion ऐसे restoring force is directly proportional to displacement। अच्छा, मतलब kx जो होता है वो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, तो वो -kx के बराबर होता है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही टर्म है। उसके बाद एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट इन मोशन। भाई देखो, अगर मैं यहाँ से एक वो मान लो, और ऐसे 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 जाके यहाँ पर एक मास लगा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको सपोज इस साइड करूँ, ठीक है, सपोज मैं एक चीज को इस साइड लेकर जाता हूँ, और ये बाद में यहाँ पर पहुंच जाता है, और ये ट्रेवल करता है Δx, ठीक है। तो एक्सीलरेशन किस साइड करेगा? इस साइड तो लगेगा इसका फोर्स, ठीक है, कि एक्स इस साइड लगेगा, ऑपोजिट लगता है। तो फोर्स जिस साइड लगता है, फोर्स इक्वल टू ए में, तो फोर्स जिस साइड लगेगा एक्सेलरेशन भी उस साइड लगेगा, तो इसके हिसाब से एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट इन मोशन ही लग तो लग रहा है। बी भी ऑप्शन मुझे थोड़ा करेक्ट ही लग रहा है वैसे। ठीक है, दी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, हाँ सी तो बिल्कुल सही है भाई, मीन पोजीशन में बिल्कुल मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्स लिमिट, हाँ डी गलत है, क्योंकि डी गलत है। जो हमने एसेइज्म का वो पढ़ा था ना, ऐसे जो हमने पढ़ा था उसमें ये वाला जो मीन पोजीशन था, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन था, तो एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन हमारा तुम्हारा मैक्सिमम होता था, और मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन मिनिमम होता था। वेलोसिटी, मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता था, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी मिनिमम होता था। तो ठीक है, डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है। ए बी सी करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ कह रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ their mutual gravitation attraction. The angular speed of each particle, ओके एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या था पहले ही बताओ। Two identity particle of mass m go round a circle of radius a under the mutual attraction। मतलब यहाँ एक पार्टिकल है मास एम का, और यहाँ भी एक पार्टिकल है जो कि मास एम का है, और दोनों ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे टाइप का मूवमेंट टाइप का कर रहा है।
एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। यार इन दोनों में एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल कैसे निकालो यार, ये वाला चीज में प्रॉब्लम हो गई यार मेरे को। नहीं यार, बाद में देखेंगे। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है इसके रिलेटेड। Question number 9. A single slit of width A is illuminated by a monochromatic light of wavelength। ये मतलब वेवलेंथ मेरे को दे दिया 600 नैनोमीटर। और सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए मतलब विथ ए illuminated by a monochromatic light of wavelength इतना। The value of A for which first minimum appears at theta equal 30 degree on the screen। theta equal 30 डिग्री फर्स्ट मिनिमम अपीयर करता है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। अच्छा यार, इस वाला टॉपिक थोड़ा वीक है मेरा यार, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। थीटा इक्वल टू 30 दे दिया है मेरे को, अगर मुझे बस यही पता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। बाकी तो यार ये वाला चीज मैं थोड़ा भूल गया, छोड़ो, बाद में देखेंगे। ये देखते हैं, ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 10। तुम आर इक्वल टू 10 t i कैप प्लस 15 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 7 k कैप। अब डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मेरे को दे दिया है, नेट फोर्स का डायरेक्शन पूछा है। अच्छा, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके। ऑफ फोर्स अगर मुझे पूछा है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू किस साइड फोर्स होगा भाई। ये टाइम का फंक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का डायरेक्ट टाइम का फंक्शन है। फोर्स किस साइड जाएगा, वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन। यार ये आसान रूपी क्वेश्चन है सब, मतलब ये छोटे छोटे चीजों में खेल रहा है, पता है। हम्म तुम लोग पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाकी फोर्स इक्वल टू क्या कह सकते हैं, फोर्स इक्वल, बाकी तो चार्जेस के रिलेटेड आ सकते हैं फॉर्मूलेज, बट इसके अराउंड तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11। a body released from height h equal to the radius of the earth। अच्छा, body released from a height equal to the radius of the earth, the velocity of the body when it strikes the surface of the earth। मतलब यहाँ एक अर्थ है और यहाँ से जैसे इसका अगर रेडियस ये आर है तो इसका और एक रेडियस यहाँ पर आर रेडियस से इसको फॉल कर रहा है, मतलब टोटल सेंटर से 2r आ रहा है और सरफेस से आर आ रहा है, ठीक है। दी velocity of the body when it strikes the surface of the earth। the velocity का वाला फॉर्मूला जो था gm बटे r था शायद, gm बटे r था क्या, नहीं, रूट ओवर 2g r था। यार मैं सब भूल की से कैसे जा रहा हूँ यार, ये भी मुझे को याद नहीं आ रहा भाई, कसम से, छोड़ो। 12 नंबर क्वेश्चन। वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स ए 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ये वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन एक वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। अच्छा, 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ये एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में। दी मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इन द 2√3। ठीक है भाई, ये 2√3 है और 2√3 cos 30 अगर करो तो ये मुझे मिल जाएगा। cos 30 का फैक्टर √3/2 होता है, 2√3 इंटू √3/2। ठीक है, तो दो दो कैंसिल आउट हो गया और ये 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट में, अबे ये तो आसान है यार, 3 cos 60 डिग्री, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। 3 cos 60 डिग्री 3/2 आ गया, इसमें क्या है, ये कैसे गलत हो सकता है भाई। अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 3 cos 60 डिग्री, अबे 3/2 ही तो होगा। विथ वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन। अबे यार ये कैसी बात है यार, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन मतलब मैंने वाई एक्स प्लेन ड्रॉ किया है। शिट, एक्स वाई प्लेन, अब देखो ये कह रहा है कि 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस,
मतलब यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है, और तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। आप बात समझना ध्यान से, ठीक है। द मैग्नीट्यूड वाई कंपोनेंट इज 2√3। अब तो ये हमारा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा? ये वाला 2√3। तो यहाँ से 2√3 cos 30 करूंगा, तो ये 3 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं करूँ इसको, इसका एक्स एक्सिस की तरफ कितना होगा पूछ रहा है, तो 3 cos 60 तो 3/2 तो आ रहा है भाई। इसमें क्या करूं मैं? y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। मतलब y कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस में ये 2√3 बताना चाह रहा है क्या? तो 2√3 cos 60, मतलब यही मानना पड़ेगा ना, इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इतना तो थोड़ा वो लगाना पड़ता है एग्जाम में, तो कॉमन सेंस थोड़ा है ना। 2√3 cos 60 अगर मैं करूँ, 2√3/2 आ जाएगा। फिर इसको अगर cos 30 कर दूं, है ना, cos 30 अगर कर दूं, तो 2√3/2 इंटू √3/2, तो 2 कैंसिल आउट, और यहाँ भी 3/2 आ रहा है। अजीब बात है यार, है ना। यहाँ पर √3 अल्टीमेटली आ रहा है भाई। यहाँ पर ये कैसे हो रहा है? रुको रुको, 2√3 अगर मैं इस डायरेक्शन में दी हूँ, तो 2√3/2 ये √3 आ रहा है, और √3 इंटू √3/2, 3/2। और √3/2 अगर हो जाए तो फिर भी तो करेक्ट नहीं होगा। ये तो गड़बड़ कर दी यार क्वेश्चन है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसको, कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन में गलतियां हो रहा है, देखो। स्पीड ऑफ वेव, ये तो मीटर पर सेकंड है, LT-1 इक्वल टू के तुम लगा सकते हो, ना तो डायरेक्टली लगा दो, λ⁴ लैम्डा मतलब तो तुम्हारा वही लेंथ हो गया ना, तो लेंथ ही लिख देते हैं, या तो लैम्डा लिख देते हैं, लैम्डा इक्वल टू ए, और G⁴ ρ⁴ ठीक है। तो लैम्डा आप L⁴ कर देते हैं, जी मतलब क्या लिखूंगा बताओ? F इक्वल टू mg कर सकते हैं, है ना। और F तुम्हारा क्या है? F इक्वल टू तुम्हारा एम ए होता है, एम ए इक्वल टू एम जी। अब जी मतलब तो एक्सेलरेशन ही हो गया, तो एक्सेलरेशन तो LT-2 होता है। तो यही तुम्हारा जी है, राइट। तो ये तुम्हारा जी है, तो जी के जगह में LT-2 लगा देता हूँ, जी की जगह LT-2, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी। रो अगर मैं देखूँ तो डेंसिटी इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम मतलब यहाँ पर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वो आ जाएगा, है ना, क्या कहते हैं, LQ। तो m⁴c L⁻³ ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें अब इक्वल टू L⁴ a + b T⁴ m⁴c, और L⁴ 3c था ना, a + b - 3c कर देते हैं, और इसको इक्वल टू 1 कर देते हैं। a + b - 3c इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू कितना कर देंगे? -1, और तुम्हारा जो c है वो इक्वल टू 0 कर देते हैं, राइट। तो a + b इक्वल टू 1 आ गया, और -2b इक्वल टू -1 है, तो b इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर a इक्वल टू भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2, 1/2, 0 ऐसा आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। ये भाई ये रेडियो एक्टिव वाला चीज बहुत परेशान करता है यार, रेडियो एक्टिव वाला चीज है ना, तो इसको कुछ करना पड़ेगा इसका। इसका भाई रेडियो एक्टिव वाला परेशान करता है। फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल डिके इन 15 इयर्स। हाफ लाइफ अगर 5 इयर्स है, मतलब 50% खत्म हो जाएगा 5 इयर्स में। तो जैसे एक सपोज एक मास एम है, सपोज एक कंप्लीट एम है, उसका 5 इयर्स में, 5 इयर्स में, 5 इयर्स में इसका m/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 इयर्स में इसका m/4 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 5 इयर्स में m/8 आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 1/8 आना चाहिए नेक्स्ट
for designing a voltmeter of range 50 volt and ammeter up to range 10 milliampere using galvanometer, which is coil of resistance 54 ohms showing a full scale deflection of 1 milliampere as in figure. ओके, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बताओ? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा देखो एमीटर होता है। एमीटर होता है, मैं साथ साथ रिवीजन भी करा दे रहा हूँ थोड़ा। वोल्ट मीटर, हालांकि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, बट ठीक है ठीक है। थोड़ा तो चलता है, रिवीजन भी हो जाता है मेरे भी। एमीटर तुम्हारा करंट मेजर करता है, और उसके बाद वोल्टेज मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर तुम्हारा लेस करंट मेजर करता है। लिखने से ना तुम्हारा चीजें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है अगर क्वेश्चन क्लिक नहीं करता है तो ये लेस करंट मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर के ऐसा एक लॉजिक था कि ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो ये फुस हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। डिजाइन है वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, मतलब ये 50 वोल्ट तक सह सकता है। एंड एन एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, एक एमीटर है जो कि 10 मिली एम्पियर का करंट ले सकता है, ठीक है, मेजर कर सकता है। एमीटर विच इज कॉइल रेजिस्टेंस 54 ओम, इसका भी कॉइल रेजिस्टेंस 54 ओम है, शोइंग अ फुल स्केल डिफलेक्शन। यार इस सर्किट वाले जो गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन है, कसम से यार ये मतलब मेरे दिमाग ऐसा फ्रीज टाइप का हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर। छोड़ो भाई, इसमें अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब पता है तो शायद कर दोगे, ऐसा सीन है। बाकी रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ऐसे टाइप को, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर देखो, सबमरीन सिस्टम टेकन टू ए साइक्लिक प्रोसेस, टोटल वर्क डन इन द सिस्टम। भाई पीवी में तो एरिया कैलकुलेट करना होता था शायद, राइट। तो हाफ इंटू, ये तो आसान ही है लग रहा है। हाफ इंटू बेस इंटू 300 कर देंगे तो 300 ही आ जाएगा, 300 जूल आ जाएगा। बस हो गया, इसमें क्या है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ, क्या पूछ रहे हैं, ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लीस्ट रेजिस्टेंस। अरे भाई ये वाला सेम क्वेश्चन तुम्हारा उसमें पूछा था 2025 में, तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूरा सेम क्वेश्चन 2025 के एकदम 22 जनवरी जो शिफ्ट वन था उसमें पूछा था, एग्जैक्ट सेंस, क्योंकि वो मेरा ही शिफ्ट था, है ना। और उसमें मैंने गलत किया था इसको वैसे, ठीक है। पर आप भी जानता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। The equivalent resistance of resistors in a series combination is smaller than the resistance equivalent resistance of resistors। अरे नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंट था यार, उसमें थोड़ा डिफरेंट था। उसमें ईएमएफ का सीन पूछा था, बाकी ठीक है। The equivalent resistance of resistors in a series combination is smaller than the least resistance यूज्ड इन द, ये तो सीधे सीधा गलत है। नहीं भाई इतना आसान नहीं था, उस वाला वो वाला क्वेश्चन, ये ईएमएफ के रिलेटेड था। ईएमएफ का मतलब तभी बता देंगे यार जब करेंगे, याद है मुझे कुछ। दी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हाँ ये बिल्कुल सही बात कही है। नहीं भाई, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, हाँ। तो दोनों ही नहीं, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, और इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का कब से मिला, हाँ। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू ट्रू, ये करेक्ट है। उसके बाद माइक्रोवेव, हाँ ये वाला चीज सर लोगों ने भी पढ़ने के लिए बोला था। इसका जैसे हमारा अगर विजिबल रे की बात करूँ, विजिबल जो होता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। विजिबल जो होता है वो तुम्हारा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का होता है। अब विजिबल के पहले तुम्हारा वो होता है, इंफ्रारेड होता है शायद, है ना। और उसके बाद माइक्रोवेव्स होता है, मे बी, देखता है, उसके बाद एक्सरे होता है, ठीक है। उसके बाद और इंफ्रारेड के पहले अल्ट्रावायलेट होता है, हाँ। तो 400 के थोड़ा सा पहले, 400 से अगर 1 नैनोमीटर में कह दूं तो 700 नैनोमीटर, अच्छा। तो ये तो मेरे को लगता है इंफ्रारेड के साथ मैच खा रहा है, कुछ ऑप्शन नंबर एक, ये के साथ वन मैच कर रहा है। एक बार मुझे लग रहा है ना कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, जैसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का अगर देखूं तो अल्ट्रावायलेट तुम्हारा फिर वो लगना चाहिए, ये ऑप्शन दो लगना चाहिए। अबे ये तो गलत कर दिया यार, 0.1 मीटर,
अबे ये लोग मीटर के साथ कैसे खेल रहे हैं यार, फिर तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जो फिजिबल था वो नैनोमीटर के साथ था या मीटर के साथ था। अ, देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो इंफ्रारेड है वो तुम्हारा ऑप्शन 4 के साथ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होगा भाई। नहीं, माइक्रोवेव जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, वैसे ऑप्शन देखकर थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना, वो थोड़ा देखते हैं। अभी मैं एग्जाम वैसे दे रहा हूँ ना, तो ए का साथ ऑप्शन 4 के साथ मैच कर रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट जो होगा, अल्ट्रा वायलेट किसके साथ मैच करेगा? अल्ट्रा वायलेट माइक्रोवेव से अगर ऐसा जा रहा है तो इंफ्रारेड तो तुम्हारा एमएम में जाएगा ही नहीं, सब एनएम में ही जाएगा, राइट? तो अ, फिर 0.1 मीटर सबसे ज्यादा एनएम कौन सा है? 700 एनएम है। हाँ, 700 एनएम है ये जो एक्सरे। ठीक है, एक्सरे उसके बाद जा रहा है 1 एमएम से 700 एनएम। हाँ, मेरे को लगता है ना, थ्री वाला एक्सरे है। नहीं, थ्री वाला एक्सरे है, ऐसा लग रहा है मेरे को। थ्री वाला एक्सरे है, सी का साथ थ्री होगा। अच्छा, फिर तो ऑप्शन सी जैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो श्योर है कि इंफ्रारेड का अल्ट्रावायलेट से ज्यादा वेवलेंथ होगा, क्योंकि अ, हाँ, ज्यादा वेवलेंथ होगा इंफ्रारेड का। नहीं, इंफ्रारेड का कम वेवलेंथ होगा, सॉरी, क्योंकि जैसे हम इस साइड जाते हैं वैसे ही हमारा वेवलेंथ डिक्रीज करते जाता है। तो इंफ्रारेड का ज्यादा होगा वेवलेंथ। इंफ्रारेड, सॉरी, वेवलेंथ कम होगा, मतलब इंफ्रारेड का कम वेवलेंथ होगा। इंफ्रारेड का वेवलेंथ कम होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ फिर अल्ट्रावायलेट का होना चाहिए, सबसे ज्यादा। समझ लो। अ, यहाँ पर वेवलेंथ बोला है, क्या बोल रहा है यार यहाँ पर? फिर की सबसे, क्योंकि देखो ना, गामा रेस जो होता है वो किस साइड होता है? इसी साइड तो होता है गामा रेस। और गामा रेस का सबको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो काफी हाई होता है, और जो वेवलेंथ होता है वो काफी कम होता है। तो उसके हिसाब से तो राइट साइड में वेवलेंथ डिक्रीज ही करना चाहिए। और अल्ट्रावायलेट, वैसे सूरज कितना दूर होता है वहां से अल्ट्रावायलेट आ रहा है, मतलब इसको वेवलेंथ कितना ज्यादा है बताओ। तो अल्ट्रावायलेट जो है बी के साथ, ऑप्शन ए भी मुझे एक बार करेक्ट लग रहा है, पता है? ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रहा है मेरे को। अ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि सारे में एक के साथ 4 ऑप्शन दे के रखा है बाकी सारे ऑप्शंस में। फिर भी मुझे ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है कि इंफ्रारेड के साथ इन्होंने ऑप्शन 3 दिया है। हम्म। नैनोमीटर छोटा यूनिट है। और हाँ यार, बाकी मुझे सही लग रहा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ठीक है। वैसे एक माइक्रोवेव के साथ अगर होता तो ज्यादा थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। अ, एक के साथ थ्री वाला तो किसी के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तो मुझे लगता है ऑप्शन ई करेक्ट है। नेक्स्ट, ये फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर्गन इन द रेशियो 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 30 degree centigrade. Ratio of average kinetic energy per molecule of two gases. Okay, question number 19। भाई कह रहा है कि ये फ्लास्क है, कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर्गन इन द रेशियो 2:1। एक फ्लास्क है भाई, उसके अंदर हाइड्रोजन एंड आर्गन है। ओके, हाइड्रोजन एंड आर्गन है। एक बार हाइड्रोजन डाल दिया, एक बार आर्गन डाल दिया। ओके, 2:1 इसका रेशियो है। और टेम्परेचर तो मिक्सचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद बताओ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये भी पर मॉलिक्यूल भाई, ऑफ टू गैसेस, दोनों गैसेस के। हम्म
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे हम बता सकते हैं? इसका जो मास है, जैसे मोल्स के अराउंड बता सकते हैं, या क्योंकि फिर तो हमें वो करना पड़ेगा ना कि मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय इसका मास बाय मोलर मास, ऐसा कुछ। या नहीं भाई, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोला है, क्या करूँ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे यूज करूँ? मोलर मास को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है भाई। तो देखेंगे बाद में यार। ये 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम थ्रू ए स्विच। ओके, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। 20 नंबर। 12 वोल्ट का बैटरी है कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम थ्रू ए स्विच, drives a constant current to the circuit. Switch is opened is 1 ms. The EMF induced across the coil is this volt inductance of the coil is। कसम से भाई, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैसे बताओ? इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल मतलब, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल मतलब क्या था भाई? दी 12 वोल्ट के बैटरी है कनेक्टेड टू ए कॉइल रेजिस्टेंस 6 ओहम थ्रू ए स्विच, ड्राइव्स ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ द करंट। भाई वो, भाई साहब, देखना पड़ेगा इसको। The electrons in a hydrogen atom revolves around the circuit with around the nucleus with the speed of इतना। uh, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, nucleus यहाँ हाइड्रोजन एटम है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? विद स्पीड ऑफ 6 into 676, इसको मैं सोच रहा हूँ एक बार ऊपर ले जा पाता तो अच्छा होता है यार, नीचे ये काफी परेशान कर रहा है भाई, है ना? इसको ऊपर नहीं ले जा सकते क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा यार इसका। ये चलो छोड़ो, फालतू में अपन का टाइम जा रहा है। भाई इसका ऊपर ले जाना पड़ेगा, छोड़ो। हाँ तो ऐसे ही है, जा रहा है। और एंड, हाँ ये वाला इस साइड हम कर सकते हैं इसमें, पर इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। इसका कोई सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ अपन को ये ऐसे क्यों शो कर रहा है? इसका कुछ कर नहीं सकते इसका? अजीब बात। का भी सही है भाई, अलग ही। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन एटम स्पीड इसका दे दिया है कितना? 6.76 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया है मेरे को 0.52 एंगस्ट्रॉम। और the magnetic field produced at the nucleus of the hydrogen atom, produced at the nucleus magnetic field कितना प्रोड्यूस होगा at the nucleus? मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस भाई, नहीं होगा मेरे से, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तुमसे हो जाए तो बता देना भाई कमेंट्स में कि कौन सा तुम कर पाए मैं नहीं कर पाया, है ना? अच्छा लगेगा मेरे को भी देख के, तुम्हें भी। दी फंडामेंटल फिगर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। तो रिजिड सपोर्ट है और दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, और उसका मैंने वाइब्रेट कर दिया 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मेरे को दे दिया है 50 हर्ट्ज। ओके, और मास ऑफ द स्ट्रिंग दे दिया 18 ग्राम, मास दे दिया है 18 ग्राम। और एंड इस लीनियर मास डेंसिटी इज इतना, ठीक है। मास डेंसिटी तो वो होता था ना, डीएम बटे डीए, जो
सिग्मा नहीं, एक तो होता था हमारा सिग्मा, रो, और एक क्या होता था भाई, डीएम बटे डीए। सिग्मा डीए होता था, सिग्मा ही होता था यार, सिग्मा होता था। बाकी तो एक लेंथ का एक होता था कुछ। तो ये सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा लिनियर मास डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी होता है ना, 20 ग्राम पर मीटर सिग्मा है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव सो प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या लिखो यार इसमें बताओ। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड मुझे याद नहीं है, मैं भूल के जाता हूँ। ऐसा लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगता है। वेव्स मैंने पढ़ा है भाई, इन द बहुत बार पढ़ा है। The in the given figure, the total charge stored in the combination of capacitors is 100 microcoulomb. Total charge used in the combination is 100 microcoulomb, तो ना यूज कर ली भाई। The total charge stored in the combination of capacitor, ठीक है ठीक है। की इक्वल टू सी भी, ये तो हम सबको पता है। बाकी तुम लोग कह रहे हो कि 100 माइक्रोकूलम, और सारे माइक्रो में है तो मैं माइक्रो में लग देता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। इक्वल टू सी, वोल्ट मेरे को 10 वोल्ट दे दिया है। और पूछा क्या है, एक्स पूछा है, ठीक है। तो सी मेरे को अच्छा, ये तो फिर आसानी तो है, सी इक्वल टू सी, और भी मेरे को 10 दे दिया है, तो सी कितना आ गया, 10 आ गया। और बाकी सी इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, ये सब पैरेलल में तो सीरीज जैसे ऐड हो जाएगा ना। 2 + x + 3 इक्वल टू 10 आ गया। तो फिर अगर इसको सॉल्व करूँ, तो 5 + x इक्वल टू 10, x इक्वल टू तो 5 आ गया मेरे को, इसमें क्या है, तो आसान है। 5, 5। चलो नेक्स्ट। चलो लिख गया भाई। हाँ, एज पर द गिवन फिगर, ए बी सी आर द फर्स्ट एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स इन द हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। दी 24, as per the A, B, C, the first, second, third, etc. state of the energy levels of the hydrogen respectively, ratio of two wavelengths इतना और इतना, इस इतना, the value of n कितना होगा। हम्म क्या करूँ। as per the given figure, A, B, C और the first, ये देखो, दो तीन, और इसमें A है, B है, C है, इसमें λ2 लगा, और इसमें λ1 लगा। other except to either ratio of the two wavelengths, λ1 by λ2, λ1 by λ2 क्या रहा है, 7/4 मतलब मेन मुद्दा है λ1 by λ2 निकालना है, उसके बाद ये निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे को मेनली लैम्डा का रेशियो निकालना है। यार इसका जो वो था, इसका एक था ना, मेरे को रीडबर्ग वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1/λ1 इक्वल टू, या कोई भी नंबर भी कर सकते हैं, μ1 है ना, इक्वल टू R Z²। और ये हाइड्रोजन के लिए बता रहा है, तो सिंपल सा R लिख देते हैं। R Z² तो 1 आ जाएगा, 1/, इंटू स्क्वायर, इनॉन स्क्वायर माइनस इंटू स्क्वायर। और ये किसके लिए बता रहा है, अर्थात ये फर्स्ट। अच्छा, ये ए तुम्हारा n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, और n इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 1/4 - 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और 9, 5/36। तो λ1 बराबर 36/5। मैं आर को हटा रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा ना, इस वजह से ये अगर वेट नंबर 2 का अगर निकालो, तो फिर आर इंटू 1/, कितना, 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, वैसे मुझे पता है, 16, 17, 18, 16 × 9 लिख देते हैं। तो λ2 इक्वल टू 16 × 9/7। अब पूछ रहे हैं λ1/λ2 कितना होगा, तो λ1/λ2 कर देते हैं। λ1 कितना आया, 36/5, 36/5 डिवाइडेड बाई 16 × 9 डिवाइड बाई, अरे लैम्डा कहेगा लिख दिया भाई, ये 7 होगा, 7 होगा ना, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर अरे रुको रुको, क्या कैंसिल कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पर 36 into 7 डिवाइडेड बाई 16 into 9 into 5, और इसको बराबर करने के लिए बोला है 7/4n के बराबर। तो 4 4 16, चौदह, अरे 7 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 4 4 4 कैंसिल आउट। तो n इक्वल टू 5 आ गया भाई। बहुत ही प्यार से n इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ तो 5 लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई पूछा, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 24 हो गया। चलो 25 नंबर देखते हैं होता है कि नहीं। दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a transparent liquid filled in an equilateral hollow prism। प्रिज्म का क्वेश्चन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को दे दिया है √2। क्वेश्चन वैसे आसान लग रहा है दिखने को, पर वही है ना, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। प्रिज्म यहाँ पर दे दिया है, और प्रिज्म थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, जो भी हो। तो यहाँ पर क्या बोला है? इक्विलेटरल हॉलो प्रिज्म, जो भी हो। दी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द लिक्विड विल बी। मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता था यार? लैम्डा इक्वल टू 360 - 2 में ऐसा कुछ होता था क्या? 2i - म्यू होता था, या यार कसम से भूल गया भाई। एंगुलर मिनिमम डिविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को √2 दे दिया और कुछ नहीं दिया है कसम से। और 360 - 2 म्यू देता था, नहीं वैसे भी तो कुछ नहीं कर सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट, अच्छा वो कर सकते हैं क्या? स्नेल्स लॉ, मिनिमम डेविएशन। नहीं भाई भूल गया भाई, कसम से याद नहीं है। अच्छा रुको, मैंने कितना किया फिर इसमें? इसमें मैंने एक दो, इसमें 10 कर पाया हूँ अटेम्प्ट। और अबे इसमें 30 क्वेश्चन है भाई, ये पुराना क्वेश्चन है ना। ओहो, इसमें 30 क्वेश्चन है, ज्यादा का अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यार। चलो कोई नहीं, और ज्यादा क्वेश्चन करना। ये कौन सा क्वेश्चन में आ गया मैं? अरे यार, और नहीं भाई 25 में ले जा। हाँ, अब भाई चलो नेक्स्ट में जाता है 26। इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएंगे। 26, चलो देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is moving along x-axis under the force F equal to 5x Newton. Okay. The work done by the force in moving the block from x equal to 2 meter to x equal to 4 मीटर। ठीक है। वर्क डन पूछा है भाई, वर्क डन पूछा है। एफ डॉट डी एक्स होता था, उसका इंटीग्रेशन होता था। तो 5x का dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। तो 5 into x² by 2, उसका 2 to 4 भाई सब 5/2 इंटू 16 - 4, मतलब इसका हो जाएगा 12। 30 आंसर आ जाएगा, 30 जूल आ रहा है इसका आंसर। तो लिख देते हैं यहाँ 30 जूल। अरे ये क्या लिख गया यार? अरे 30, ठीक है। अब हाइट कर दे। हाँ, नेक्स्ट। सही लिखा है ना 30? हाँ अरे कहाँ पे चला गया? हाँ ठीक है चलो। नेक्स्ट अब देखते हैं 27। यूनिट भी यूनिट में खेल रहे थे इसलिए थोड़ा डरा रहता हूँ। 27 देखते हैं, इसमें क्या बोला है? नेटवर्क ऑफ 4 resistances, uh, network of 4 resistances are connected to a 9-volt battery as shown in figure. The magnitude of voltage difference between points A and B। भाई इसका ना, ये अनबैलेंस विच टाइप का है क्या? हाँ यार, ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे उसमें 28 उसको। अरे यार, अनबैलेंस विच का क्वेश्चन में आज तक नहीं आया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था। थोड़ा मतलब थोड़ा वो कर गया। 28 मेरा शिफ्ट में, मतलब छोड़ो। 2026 में 28 शिफ्ट 1।
28 लिखते हैं। 20 centimeter long metallic rod rotated इतना आरपीएम और एन एक्सिस normal to the rod. A 20 centimeter long metallic rod rotated with इतना आरपीएम about an axis normal to the rod passing through one of its end. मतलब यहाँ एक ऐसे रॉड है और यहाँ एक ऐसे से पास कर रहा है एक्सिस। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं पास कर रहा है। और अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कांटेक्ट विद ए सर्कुलर मेटालिक रिंग यूनिफॉर्म कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना पैरेलल टू द एक्सिस एवरीवेयर। ये डेविल भाई साहब कितना ज्यादा परेशान किया है भाई क्वेश्चन ने। नेक्स्ट, देयर इज एन एयर वेवल ऑफ रेडियस इतना, ये लिक्विड ऑफ सब्सटेंशन इतना, एंड द डेंसिटी इतना, द डेप्थ इतना बिलो द फ्री सरफेस। अबे यार ये एयर वेवल का, हाँ फाइट तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है मुझे। चलो ये एयर वेवल है, रेडियस देखो ये एयर वेवल है, इसका रेडियस फिर आपको दे दिया है 1 mm। ओके, इन्हें लिक्विड सरफेस टेंशन टी आपको दे दिया है 0.075 न्यूटन, न्यूटन मीटर इनवर्स। और डेंसिटी दे दिया है मेरे को 1000 kg मीटर टू द पावर -3। एंड डेप्थ था 10 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस, डेप्थ 10 सेंटीमीटर below the free surface. The amount by which pressure inside the bubble is greater than the pressure। नहीं भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा टाइप का फ्रीज टाइप का हो जाता है। अमाउंट मतलब कंसेप्ट ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, पर सब दिमाग फ्रीज हो जाता है, काम करना नहीं जाता, ऐसा टाइप का हो जाता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस देख के। अमाउंट बाय व्हिच प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं भाई ना, सही दो, ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, दी सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सेंटर मास एंड रेडियस लोडिंग। हाँ हाँ हाँ, ये सब गायरेशन भाई, ये तो काफी टिपिकल क्वेश्चन है जो कि आता रहता है। क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तुम्हारा कुछ चेंजेस वेंजेस तो नेम किया ना, सेम मास सेम रेडियस, हाँ फिर तो ठीक है ठीक है। देखो जो सॉलिड स्फीयर होता है, एस एस करके लिख देता हूँ, वो 2/5 एम आर स्क्वायर का होता है। और सॉलिड सिलेंडर का अगर बताएं तो वो कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, क्योंकि डिस्क कोई अगर ये डिस्क है, इस डिस्क को डिस्क 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 चपा के एक प्रॉपर सिलेंडर टाइप का बन जाता है। ठीक है, इस वजह से एम आर स्क्वायर बाई 2 ही हो जाता है इसका भी। तो दोनों का रेशियो करने के लिए बोला है तो कर देते हैं, जो उसका ग्रेडियंट ऑफ गायरेशंस का, कोई बात नहीं, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू हमारा 2/√x करने के लिए बोला है। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने खेला पका कर लगा है, ये √x की वजह से मुझे ज्यादा लग रहा है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पर 4/5 इक्वल टू 2/√x, यहाँ पर हमने 4 कर दी। नहीं भाई इन लोगों ने कुछ तो खेला रचा के रखा है, आ, कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने रखा है। ये मार्क्स स्क्वायर बाई 2 तो मैंने लिख दी, पर स्क्वायर इन लोगों ने वो किया ना, रेडियस ऑफ गायरेशन का वो होता था के एक्स स्क्वायर के बराबर होता था, के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर का होता था, के आर स्क्वायर ही मान लेता हूँ, पर क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। हम्म, के आर स्क्वायर के बराबर, के एक्स स्क्वायर की बराबर ही तो होता था एम। सो गायरेशन निकालना कैसे होता था, अबे मैं सब भूल कैसे जा रहा हूँ भाई। है स्क्वायर गायरेशन देखना पड़ेगा कसम से, इसका आंसर नहीं आ रहा है इसका, ना भाई। कि आर स्क्वायर ये कि एक्स स्क्वायर कुछ तो था। नेक्स्ट जाते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये आउट ऑफ सिलेबस वैसे लग रहा है। नेक्स्ट,
हाईएस्ट द कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। और देखो मैंने 1 घंटे से पहले वैसे खत्म कर दिया, पर पता नहीं कितने क्वेश्चन कर पाया फिजिक्स में। ज्यादा तो नहीं होंगे, 1 2 3 4 11 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ बस। तो ठीक है, क्वेश्चन तो कम हुए हैं बट चलो। जी। कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट क्या होगा? हम्म, केमिस्ट्री मेरे उसका राउंड नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। ना भाई, ये तो भूल गया मैं। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे दिखना होता था? नेक्स्ट चलो। कॉम्प्लेक्स विद मेजर प्रोडक्ट इन द फिटल केप्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन फिटल के एसाइलेशन। COCH3 COCH3। अबे यार, यही होता है भाई, तुम जब एग्जाम देने लगोगे ना ऐसे होता है। नहीं भाई, मुझे पढ़ना पड़ेगा यार, ऑक्सी एसिड भूल गया देखो। है ना, इन सबको फिर से पढ़ना पड़ेगा, पेपर को मेट्रोग्राफी रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस एग्जाम को मैं फिर से दूंगा, है ना। जितना मैंने बस फिजिक्स दिया है, बाकी मैं इस एग्जाम को फिर से दूंगा। चलो, मैं तो हार मान गया। बाकी तुम लोग इस क्वेश्चन पेपर को जाके एक बार देख लेना। फिर मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तब तुम्हें पता चल जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब मत भूलना, ठीक है। बाय।